Do you want to know? ओके हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, आपकी सीआर सर्किट के कैपेसिटर और रेजिस्टर अगर एक ही सर्किट में कनेक्टेड हो तो वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट कैसे बिहेव करेंगे। बच्चा लोग, आज हम बहुत ही इजी एक नवा टॉपिक देख रहे हैं, बट बहुत ही इजी टॉपिक है, दैट इज पावर एंड पावर फैक्टर। देखिए, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमने क्या देखा था, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं डीसी करंट की, डायरेक्ट करंट की। उसमें पावर कैसे दिया जाता था, वोल्टेज इनटू करंट, है क्या नहीं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर इस तरीके से नहीं दिया जा सकता। इन एसी अगर बच्चा मैं लिखता हूं P इज इक्वल टू वी आई, क्या हमारे पास वी आई फिक्स होता है? नहीं, ये तो चेंज होता रहता है ना। करंट और वेलोसिटी चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूला से कोई पावर निकाल रहा हूं सो वो भी डिपेंड करेगा टाइम पे। किस पे? टाइम पे। और इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी पावर है सर्किट के अंदर, वो हमको ये देगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, सो मैक्सिमम पावर कैसे मिलेगी, V नॉट इंटू I नॉट। ये क्या हो जाएगा, पीक पावर या तो फिर मैक्सिमम पावर। हमें पता है कि किसी भी सर्किट में मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज फ्लो नहीं होते हैं। हमने बात की थी आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस का मतलब क्या था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि सर्किट में एक ऐसा वोल्टेज और एक ऐसा करंट जो डीसी जैसा इफेक्ट देगा। देखो, आपके घर में एसी करंट आ रहा है, आप उसको पंखे में, एसी में, टीवी में दे रहे हो, ये सारे डिवाइसेस डीसी पे वर्क करते हैं। इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट डीसी अप्लायंस को चला रहा है, मतलब डीसी को अप्लायंसेस को चलाने के लिए जो डीसी इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। और वो इफेक्ट की जो वैल्यू होती है उसको हम आरएमएस वैल्यू से गिनते थे। याद है ना, हमने बात की थी पावर लॉस की भी हमने कुछ बात की थी। तो ये चीज तो वैसे हमको मिलने वाली नहीं, तो जस्ट एक थियोरेटिकल पार्ट है, ये हमें मिलेगा लेकिन किसी पर्टिकुलर समय पे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक सर्किट है जिसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा है, उसमें कितनी पावर है, तो हम कैसे देंगे उसको, एवरेज से देंगे। किससे? एवरेज। बिकॉज पावर चेंज होती जा रही है, हर एक समय पे पावर चेंज होती जा रही है। सो ऑल ओवर दिस साइकिल कितनी पावर रहेगी वो हमें फाइंड करना है। सो दैट इज एवरेज पावर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम एवरेज पावर शुरू करें, बिकॉज मेन थिंग वही है। मेन थिंग क्वेश्चन हमारे एवरेज पावर है। क्यों? देखो, एक पॉइंट याद रखना, सब लोग हाईलाइट करके कहीं लिख लो, इफ नॉट मेंशन इन पावर, सॉरी इन क्वेश्चन, टेक दैट पावर एज एवरेज पावर। एंड अगर वोल्टेज और करंट की बात करूं सो उसको हम VRMS और IRMS लेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया कि पावर इज सो एंड सो, लेकिन वो एवरेज पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है कि मैक्सिमम पावर है, इसके बारे में अगर कुछ बताया नहीं गया है तो आप उसको एवरेज पावर लेके चलेंगे। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी और करंट की बात करूं, उसमें भी इंस्टेंटेनियस, मैक्सिमम या आरएमएस ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो उस समय हम आरएमएस वैल्यू लेंगे। वोल्टेज की और करंट की आरएमएस वैल्यू लेंगे, लेकिन पावर की एवरेज पावर वैल्यू लेंगे। समझ आ रहा है? अगर दिया है क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस या मैक्सिमम तो फिर वही लेना है, लेकिन अगर नहीं बोला जा रहा है तो पावर के समय एवरेज एंड करंट वोल्टेज के समय आरएमएस। इस पॉइंट को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ो। जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2
3 4 5 चलिए। ओके, सो एवरेज ऑफ पावर फॉर वन साइकिल। बच्चों लोग हमें पूरा वन साइकिल के लिए एवरेज पावर देख रहे हैं। फॉर्मूला हमने क्या देखा था अभी, IT इंटू VT। तो ये IT कितना होता है, देखो हम यहां पे जो वोल्टेज है वो लेके चल रहे हैं अभी V0 साइन ओमेगा टी। अब करंट जो है वो हो सकता है इसके साथ ही हो, सेम फेज, या हो सकता है कि कुछ डिग्री से आगे हो, या हो सकता है कुछ डिग्री से पीछे हो। इस क्वेश्चन के लिए अभी के लिए मैं इसको आगे ले लेता हूं, ठीक है। सो करंट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक रैंडम डिग्री है जो अभी हमने ले लिया है। हमने मान लिया है कि करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चल रहा है, कितना, 5 डिग्री से, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू V नॉट साइन। अच्छा एक चीज, अच्छा मुझे तो एवरेज फाइंड करना था ना, तो एवरेज को हम कैसे डिनोट करते हैं, या तो फिर इस तरीके से, इसकी फॉर्मूला IT इंटू VT और उसका एवरेज। तो ये इसका भी मुझे एवरेज ही करना है, साइन ओमेगा टी। क्लियर। इसको मैं रीअरेंज करता हूं, V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5 और इसका एवरेज। ये हमने क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट, सिंपली रीअरेंजमेंट। अच्छा अब जरा देखिए, V नॉट I नॉट इसका एवरेज। अब अच्छा मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला है, साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। जिनको ये फॉर्मूला पता है गुड, जिनको नहीं पता वो याद रख लो। साइन A प्लस B साइन A कॉस B प्लस, यहां पे प्लस है इसलिए यहां पे भी प्लस, कॉस A साइन B, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो ये मेरा A बन गया, ये हमारा B बन गया। सो साइन ओमेगा टी साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। बोलो क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर। ओके, अब ये जो है ना, इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा वन मोर थिंग, V नॉट और I नॉट तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका एवरेज तो वैसा का वैसा ही रहेगा। बेटा कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज हमेशा उतना ही रहता है। सपोज करो कि वैल्यू है किसी की 2, तो एवरेज भी उसका 2 ही होगा ना, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा। एवरेज कब निकल के आता है, जब चेंज होता हो, लेकिन मैक्सिमम तो फिक्स है। अब इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, साइन स्क्वायर, देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी साइन 5। चलो पहले ये लिख लेता हूं, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई और ये साइन 5 एक्स्ट्रा, एंड इसका एवरेज। पूरा समझ आया। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनो, एक और फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी। यह काम करो, चलो इसको ऐसे रहने दो, एज इट इज रहने दो। चलो V नॉट I नॉट। अच्छा बच्चा हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी कि अगर sin स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज फाइंड करना हो तो वो 1/2 होता है। सिमिलरली cos स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज फाइंड करना हो तो वो भी 1/2 होता है। याद आया? तो इसके बदले 1/2 रख दूं,
1/2 एवरेज। मैं क्या करता हूं, सबका अलग अलग एवरेज करता हूं। चलो सबका एवरेज अलग अलग। अच्छा यहां पे जो cos फाई है बच्चा, यहां पे फाई मतलब क्या है, एक डिग्री। एक डिग्री क्या ये चेंज होगा? नहीं, बिकॉज एक पर्टिकुलर सर्किट में वोल्टेज या करंट जितना भी आगे भागते हैं वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आप बैटरी सेम रख रहे हो तो फेज डिफरेंस पूरे सर्किट के लिए हमेशा के लिए सेम रहेगा। आप अगर बैटरी चेंज कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस चेंज होता है, अदरवाइज फेज डिफरेंस रिमेन्स सेम। अब यहां पे फेज डिफरेंस क्या है? 5। बच्चा फेज डिफरेंस क्या है? 5 ही तो है। ये चेंज हो रहा है? नहीं। तो क्या cos फाई चेंज होगा? नहीं। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कैसी वैल्यू हो गई? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज भी वैसा का वैसा ही। हमने बताया था ना, कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज भी वैसा का वैसा ही। प्लस अच्छा, अब साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है? ये मल्टीप्लाई किया ना, cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन फाई, मल्टीप्लाई किया। अच्छा तो ये साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है? 0। हमने पहले भी पढ़ा था। सो यहां पे 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी 0। तो क्या बचा यहां पे? ये 2 को इसके नीचे लिख दूं, v नॉट i नॉट बाय 2 cos फाई। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v नॉट बाय रूट 2 इंटू आई नॉट बाय रूट 2 cos फाई। ये 2 को मैंने तोड़ दिया, रूट 2 इंटू रूट 2 में तोड़ दिया। अच्छा ये v नॉट बाय रूट 2 क्या बन गया? याद है? v नॉट बाय रूट 2 v RMS, और i नॉट बाय रूट 2 क्या होता है? I RMS। याद है ना बच्चा, RMS वैल्यू हमने ढूंढी थी। v RMS is equal to v नॉट बाय रूट 2, I RMS is equal to I नॉट बाय रूट 2, एंड क्या बचा? cos फाई। तो ये आ गई आपकी पावर की फॉर्मूला। क्या बनी पावर की फॉर्मूला? P is equal to IRMS into VRMS into cos फाई। जहां पे बच्चा लोग ये जो cos फाई है, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्या कहलाएगा ये? पावर फैक्टर। इसकी एक और फॉर्मूला होती है, वो भी मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, अभी से बता देता हूं, R/Z। cos फाई की वैल्यू ढूंढनी हो तो R/Z, जहां पे R रेजिस्टेंस, Z इंपीडेंस। Z क्या है? इंपीडेंस। ये वैल्यू कहां से है बताता हूं, ठीक है? 2 मिनट बताता हूं। मेन डेरिवेशन अभी ये था, दिस वन, एवरेज पावर। विच पावर? एवरेज पावर। तो पावर फैक्टर की और पावर की कहानी बस इतनी थी। अब चलिए आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, चॉक कॉइल। ये एक छोटी सी थियरी है, बहुत ही इजी और बहुत ही छोटी सी थियरी है, आपके बुक में भी दे रखी है। चॉक कॉइल होता क्या है? देखिए आप लोग जब ट्यूब यूज करते हैं ना, ट्यूबलाइट, पता है आपसे अगर जूनी ट्यूबलाइट की मैं बात करूं तो उसके अंदर एक चॉक आता था। अच्छा अगर आप कभी गए हो, आजकल तो एलईडी हो गया है, एक नवा वर्जन आ गया है। मैं आज से 2 साल पहले की बात करूंगा, ज्यादा जूनी भी नहीं, सिर्फ 2 साल पहले। तो मोटी मोटी ट्यूबलाइट आती थी और उसके अंदर एक छोटा सा डब्बी बीचों बीच लगती थी, उसको हम चॉक कहते थे। आखिरकार क्या होता है ये चॉक कॉइल? चलिए पूरी थियरी समझते हैं इसकी बहुत ही अच्छे से। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, इन इंडिया वी यूज या चले काम करते हैं, इन इंडिया कॉमर्शियली 220 वॉट 50 हर्ट्ज इज सप्लाइड। बच्चा लोग हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना है? 220 एंड 50 हर्ट्ज। अब
अगर मैं कोई छोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि ट्यूबलाइट, अगर उसको डायरेक्टली 220 से कनेक्ट कर दूंगा तो वो उड़ जाएगा। द स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एक मिनट, द स्मॉल electrical devices like tube light cannot bear such high voltage। अब वो इतना हाई वोल्टेज सहन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना है कि जो वोल्टेज सप्लाई आ रहा है वो ट्यूबलाइट तक पहुंचे ही ना, कुछ कम ट्यूबलाइट पहुंचे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, therefore we need to reduce the voltage, so we use a high resistive या हाई रेजिस्टेंस। बस अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत ही बड़े वैल्यू का रेजिस्टर यूज कर लेंगे, है ना। अगर रेजिस्टर ज्यादा होगा तो उसके अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये रेजिस्टेंस बहुत ही हाई वैल्यू का है तो इसके अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई आर। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है इसमें, दिस resistor will reduce the voltage but also waste too much of power। बच्चा प्रॉब्लम क्या है कि ये वोल्टेज तो कम कर देगा लेकिन साथ ही साथ बहुत ही पावर को वेस्ट करेगा। क्यों, हमने पावर की फॉर्मूला क्या पढ़ी थी, IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई। अब जहां पे पावर फैक्टर जो है क्या उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, प्योरली रेजिस्टिव के लिए पावर फैक्टर क्या होता था 1, यानी कि आप जितना भी वोल्टेज पास करेंगे, देखो अगर इसकी वैल्यू छोटी आती ना 0.1 0.2 तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन छोटा हो जाता। आप 100 इंटू 0.1 करो आंसर सीधा 10 हो जाता है, 1000 इंटू 0.2 करो सीधा आंसर 200 हो जाएगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू छोटी होती ना तो मेरा काम बन जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसकी वैल्यू 1 है, मतलब जो पावर लॉस होगा वो सीधा कितना हो जाएगा IRMS इंटू VRMS, यानी कि यहां पे बहुत सारा पावर वेस्ट हो रहा है। अब अगर इतना सारा पावर वेस्ट होगा तो वो तो इकोनॉमिकली सुटेबल होगा ही, तो कुछ और सोचना है। अब एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है कि हमको वोल्टेज कम करना है लेकिन पावर को ज्यादा वेस्ट नहीं करना। तो हमने क्या कर दिया, चले काम करो, पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटाऊं। आप यहां पे ले सकते हैं दिस मच power is wasted as power factor is 1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, so we need to lower down the voltage without wasting too much power। अब इसके लिए हमने क्या कर दिया बच्चा लोग, इसके लिए ना हमें
ट्यूबलाइट के साथ, ये हमारी ट्यूबलाइट है, इसके साथ हमने एक इंडक्टर ज्वाइन कर दिया। क्या? इंडक्टर। एंड बच्चा लोग, ये जो चॉक कॉइल है ना, ये एक इंडक्टर ही होती है, यानी कि एक वायर लिया, उस वायर को हमने गोल गोल घुमा दिया। अच्छा बच्चे, एक वायर है जिसको गोल घुमा रहे हैं, तो उस वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो उस रेजिस्टेंस को मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। देखो, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, हमने कोई रेजिस्टर कनेक्ट नहीं किया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो इंडक्टर एक वायर है, उस वायर का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए हम यहां पे वो रेजिस्टर ले रहे हैं। दिस इज नॉट ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो अब हम यहां पे क्या लिख देंगे? फॉर दिस पर्पस वी यूज an inductor. So finally, chalk coil की use an inductor, that is a chalk coil. So आप यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, chalk coil is a device which reduces the voltage, without wasting much current, without wasting much power. अब कैसे ये पावर वेस्ट नहीं करेगा, जरा ध्यान से सुनना। देखो, इस केस में पावर कितना होता है? IRMS VRMS इंटू cos phi। अच्छा बच्चा, क्या ये LR सीरीज हो गई? रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा है। एक्चुअली हमें करना क्या था, अभी भी ध्यान से सुनो। अगर मुझे पावर वेस्ट नहीं करना है, पावर वेस्ट कब ज्यादा हो रहा था? जब रेजिस्टेंस ज्यादा था। कब ज्यादा हो रहा था? जब रेजिस्टेंस ज्यादा था। सो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि रेजिस्टेंस कम हो जाए लेकिन इसका ओवरऑल इंपीडेंस ज्यादा हो जाए। देखो, अब प्रॉब्लम पता है क्या है? वोल्टेज कम करने के लिए भी रेजिस्टेंस ही चाहिए और पावर ज्यादा ना वेस्ट हो उसके लिए रेजिस्टेंस कम भी चाहिए। अब दोनों चीज एक साथ तो पॉसिबल है नहीं। तो हमको पता है कि इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसे इंपीडेंस कहा जाता है। तो अगर मैं इंपीडेंस को बढ़ा दूं, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं, लेकिन ये वैल्यू को कम कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। हियर वी need large impedance and small resistance in order to prevent पावर लॉस ना हो, ज्यादा ना हो, मच पावर लॉस। देखो, पावर लॉस तो होगा ही होगा कंपलसरी, लेकिन ज्यादा ना हो वो हमारी कोशिश है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इंपीडेंस को बड़ा करना है। अच्छा बच्चा, इंपीडेंस की फॉर्मूला क्या होगी इस केस में? रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे इंपीडेंस बड़ा चाहिए लेकिन रेजिस्टेंस स्मॉल चाहिए, है क्या नहीं? अब अगर रेजिस्टेंस स्मॉल होगा, जरा ध्यान से सुनना, क्या एक्सएल की जगह पे मैं ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकता हूं? प्लस आर स्क्वायर। मुझे आर की वैल्यू छोटी चाहिए, ये वैल्यू छोटी चाहिए, लेकिन इंपीडेंस की वैल्यू बड़ी चाहिए, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी चाहिए। अब ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी कब आएगी? जब एक्सएल बड़ा होगा, बिकॉज यार आर तो छोटा है ना, एक्सएल डिपेंड करता है, सॉरी इंपीडेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सएल और आर पे, लेकिन आर तो चाहिए मुझे छोटा, बचा क्या? एक्सएल। तो पूरी जवाबदारी, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है? इस बेचारे एक्सएल पे। अब एक्सएल की फॉर्मूला क्या होती है? ओमेगा एल। इसको बड़ा करना है तो मुझे इंडक्टर को बड़ा करना पड़ेगा। इसका मतलब जितना बड़ा आप इंडक्टर लेंगे उतना ही बड़ा आपको इंपीडेंस मिलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इंपीडेंस ज्यादा चाहिए, क्यों? बिकॉज वोल्टेज को ड्रॉप करना है, वोल्टेज कम करना है, और वोल्टेज रेजिस्टेंस से ही कम होता है। सो इंपीडेंस क्या होता है? पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस।
लेकिन जो प्योर रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है वो मुझे छोटा चाहिए। तो हमने क्या देखा कि हमारा इंपीडेंस जो है वो इस पे डिपेंड करेगा। अब जरा ध्यान से देखो कि पावर कैसे कम लॉस होगा। चलो हमने आर को छोटा कर दिया भाई, ये हमने रेजिस्टेंस लिया ही नहीं, इंडक्टर लिया है। इंडक्टर वायर है, वायर की अपना एक रेजिस्टेंस होगा लेकिन वो बहुत ही कम होगा। अगर आप एल्यूमिनियम वायर को गोल गोल घुमा दो या कॉपर वायर को गोल गोल घुमा दो तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। सो एक टारगेट तो अचीव हो गया। दूसरा, हमने टर्न्स बहुत सारे कर दिए, टर्न्स बहुत सारे कर देंगे तो एल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, वो भी टारगेट अचीव हो गया, यानी कि हमारा चॉक कॉइल बन गया। लेकिन ये पावर कैसे लॉस कम करेगा अगर आपको पूछ लिया जाए तो देखो, पावर की फॉर्मूला क्या होती है, Vrms Irms इनटू cos फाई। हमने अभी भी देखा कि जब LR सीरीज है तो cos फाई हम कैसे देंगे, Vrms Irms cos फाई क्या होगा, cos फाई R बाय Z होता है ना, हमने अभी फॉर्मूला देखी थी कुछ देर पहले, R बाय Z। अच्छा यहाँ पे Z क्या है, मैं सिर्फ अब इसको लेके चलता हूं, R बाय Z, Z की वैल्यू क्या है, XL स्क्वायर बाय R स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये R को कॉमन ले रहा हूं, R को कॉमन ले रहा हूं। सो R अपॉन रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू R। मैंने क्या किया बच्चा लोग, ये R स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब इसके पास तो R स्क्वायर था नहीं, तो जब कॉमन लूंगा तो मुझे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, और स्क्वायर कॉमन लिया था। क्या कॉमन लिया था, स्क्वायर। तो देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, यहां देखो XL के पास R स्क्वायर नहीं था तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। बोलो समझ आया। अब ये R स्क्वायर को कॉमन लेना, मुझे कॉमन चाहिए ही चाहिए, नहीं था तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब कॉमन ले लो, ऊपर से R स्क्वायर बाहर तो क्या बचा, ये XL स्क्वायर, नीचे R स्क्वायर तो बचेगा ना, प्लस ये बाहर चला गया तो 1। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कट जाएगा तो ये R बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या रहेगा, XL स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस। अच्छा, अब ये R तो बहुत छोटा है, R बहुत छोटा है और XL बहुत बड़ा है, हमने वही तो देखा था, इंपीडेंस बड़ा तो XL बड़ा। अब बहुत ही बड़ी वैल्यू डिवाइड बाय बहुत ही छोटी वैल्यू, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। इसका मतलब ये बहुत ही बड़ा होगा, XL बहुत ही बड़ा, प्लस 1 उसकी वैल्यू फिर से बड़ी, रूट कुछ ना कुछ बड़ा रहेगा। इन शॉर्ट और ये देखो ये R कट जाएगा तो यहां क्या बचा, ये 1 अपॉन रूट ऑफ XL स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब बच्चा ये जो डिनोमिनेटर है ये बहुत ही बड़ा आने वाला है, डिनोमिनेटर बहुत ही बड़ा होने वाला है, बिकॉज ये वैल्यू बड़ी ये वैल्यू छोटी। समझ आ रहा है, ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू। सपोज करो कि मैं इसको 1000 ले लूं और इसको ले लूं सिर्फ 1 या 1.2 ऐसा कुछ ले लूं, तो आप डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट आंसर रहेगा 800 समथिंग कुछ, मतलब अगेन बहुत ही बड़ी वैल्यू हो गई। सो यहां पे क्या किया हमने, इस वैल्यू को बहुत छोटा कर दिया, जो cos फाई है, देखो ये वैल्यू बहुत ही बड़ी हो गई। सो 1 अपॉन बहुत ही बड़ी वैल्यू, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। भाई एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी, क्या मैं इसको इंफिनिटी बोल सकता हूं, बहुत बड़ी वैल्यू इंफिनिटी। सो 1 अपॉन इंफिनिटी इज अप्रोक्सीमेटली 0। 0 रियली में 0 नहीं होती है, थियोरेटिकली हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 लेंगे, मतलब प्रैक्टिकली बहुत ही छोटी हो जाएगी। सो प्रैक्टिकली ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर cos फाई 0.1 0.2 ऐसा होता तो ये ओवरऑल ये वैल्यू छोटी हो जाती और पावर लॉस छोटा हो जाता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, पक्का। तो बच्चे लोग यहां पे चॉक कॉइल की कहानी खत्म होती है और इसी के साथ साथ हम आज का लेक्चर भी एंड करते हैं। थैंक यू।